नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। जैसे कि हम पिछले सेशन से देखते हुए आ रहे हैं कि हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। पहला हमने इवन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को बारीकी से समझा। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किस किस रिएजेंट्स के प्रेजेंस में होता है, क्या कंडीशंस उसके लिए ज़रूरी है और उसके डिटेल्ड मैकेनिज्म बारीकी से आज समझते हैं। तो देखो, पिछले सेशन में जैसे हमने इवन एलिमिनेशन के बारे में समझा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बड़े डिटेल में 3D में आपके लिए समझा रखा है, ठीक है। तो अब इवन एलिमिनेशन में क्या था, हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, है ना। तो एल्काइल हैलाइड की तो ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा तभी तो एलिमिनेशन होगा ना भैया, है ना। तो एल्काइल हैलाइड की तो ज़रूरत है, ठीक है, ये हमने समझा। और हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए और हमारे पास एक वीक बेस होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या होगा, इवन एलिमिनेशन होगा। ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड में भी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो इवन एलिमिनेशन शो करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को अगर देखें, इस कहानी को अगर हम E2 एलिमिनेशन में समझने की कोशिश करें कि E2 एलिमिनेशन के लिए हमें किन किन रिएजेंट्स की, किन किन सब्सटेंसेस की, रिएक्टेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो देखो समझते हैं। देखो यहाँ पे भी जैसे कि हमने समझा कि एल्काइल हैलाइड की ज़रूरत है या फिर वो कंपाउंड जिसमें एक लिविंग ग्रुप हो, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और हमारे पास एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें होना चाहिए, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखना चाहते हैं तो इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अच्छा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें हीट की ज़रूरत है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हमने यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। वीक बेस में हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया और एल्काइल हैलाइड ले लिया। चलो देखते हैं इस रिएक्शन को वर्चुअल लैब में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या करेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम मिथॉक्साइड के अंदर जो कि है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सही है। तो हमने दोनों को मिक्स कर लिया, हमारे पास बन गया ये सॉल्यूशन बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, जो एल्काइल हैलाइड है उसको हम रिएक्शन मिक्सचर में पंप करेंगे, ठीक है। तो इस गैस को हमने ऐड कर दिया रिएक्शन मिक्सचर में। और क्या करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको हीट कराना पड़ेगा, तो हीट करेंगे, सही है। तो क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन होगी और हमें एल्कीन मिलेगा। चलो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं डिटेल्ड में, मॉलिक्यूलर व्यू में इसको समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन आखिरकार कैसे हुई, ठीक है, सही है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एल्काइल हैलाइड में हम 2 हेलो प्रोपेन लेंगे, ठीक है। तो इसके मदद से हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे, सही है। तो अब देखो हमारे पास 2 हेलो प्रोपेन है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन क्या था, वो 2 स्टेप था, ठीक है। अब देखेंगे कि जो जो हमने रिएजेंट्स यूज़ करे, जो भी रिएक्टेंट्स हमने यूज़ करे, वो कैसे कैसे मैकेनिज्म में कैसे उनका रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या था, एल्काइल हैलाइड में हमारे पास था क्या, 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है। ये रहा 2 हेलो प्रोपेन, सही है। ये हमारे पास 2 हेलो प्रोपेन है, सही है। अब क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ क्या थी, KOH, एल्कोहलिक KOH। और ये हमारा क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, सही है। यहाँ पे देखो, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इवन एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से जो लिविंग ग्रुप जो था, ये जो लिविंग ग्रुप जो था वो आराम से निकल रहा था, है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको और वीकन करे और जो लिविंग ग्रुप है उसको निकाल के ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा था इवन एलिमिनेशन में, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है,
पहले इवन एलिमिनेशन में वीक बेस था, तो वो वेट करेगा कि भैया हमारे पास लिविंग ग्रुप निकल जाए। स्ट्रॉन्ग बेस उस चीज़ की वेट ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सीधा ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। सही है, तो ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, KOH आया, उसने यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। सही है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में ये हो रहा है। जब ये निकाल भी रहा है तो हमारे पास जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो था मिथॉक्साइड, वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास एनायन है, लिविंग ग्रुप है, उसको वो सॉल्वेट करके निकाल रहा है। ठीक है, तो ये देखना है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब सब चीज़ें साथ में हो रही हैं। ठीक है, तो वन स्टेप वन शॉट, ये वन शॉट में रिएक्शन हो रहा है। सही है, रिप्ले करके देखते हैं दोबारा ध्यान से। KOH आया, उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, उसी वक्त क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे X भी निकल रहा है। X माने लिविंग ग्रुप जो है वो भी निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट तो है। पोलर सॉल्वेंट का तो यही रोल है ना कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ जो भी अट्रैक्शन है उनको वीकन करे और निकाले। ठीक है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है, वो पहले ही हाइड्रोजन को निकाल रहा है। तो चीज़ें हमारे पास साथ साथ आराम से हो रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एल्केन फॉर्मेशन जो हमारा हो रहा है E2 एलिमिनेशन के वजह से। ठीक है, हमने देखा कौन कौन से रिएजेंट्स है। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, जो हमारे पास एल्कोहलिक KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या एक ट्रांजिशन स्टेट के उस थ्रू जा रहा है। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन स्टेट पे पॉज करते हैं, ये बना ना हमारा ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ये बना हमारा ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जहाँ पे जो है, मतलब इतनी एनर्जी मिल गई है, यहाँ तक एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को कि भैया हमने एनर्जी दिया ताकि ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाए। जब यहाँ पे आप छोड़ दोगे, यहाँ ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे जैसे आप छोड़ दोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है कि सिस्टम जो है यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ग्राफ में भी इस चीज़ को समझते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है ना, तो हमारे पास 2 हेलोप्रोपेन है। सही है, तो इसको हमने क्या किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी दी, हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, जहाँ पे मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड देख सकते हो ना, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब ये स्टेट बन गई तो आराम से ये यहाँ से आगे सिस्टम बन जाता है। लोअर यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पे सिस्टम को ले जाओगे तो वो स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, लोअर एनर्जी पे आने की कोशिश करेगा, जहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, हमें क्या मिल रहा है, प्रोपीन या एल्कीन मिल रहा है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो हमारे पास रिएक्शन में यही हो रहा था, एल्काइल हैलाइड था, एल्कोहलिक KOH है, और वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजर रही है, और हमें क्या मिल रहा है, एक एल्कीन मिल रहा है आफ्टर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है किसकी, E2 एलिमिनेशन की। चलिए अब ज़रा इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे आखिरकार रेट डिपेंड कर रहा है, मतलब किन चीज़ों पे रेट डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में देखा, मैकेनिज्म में देखा कि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो इस वन स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो एक स्टेप, जो रिएक्शन हमारी हो रही है एक स्टेप में, उस स्टेप में दोनों रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारा एल्काइल हैलाइड भी यूज़ हो रहा है और जो एल्कोहलिक KOH है वो भी यूज़ हो रहा है, मतलब एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। तो अब ये दोनों क्योंकि एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये जो रिएक्शन होगा ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, है ना। हमारा इवन एलिमिनेशन क्या था, वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था, क्योंकि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें तो हमारी सिर्फ एल्काइल हैलाइड की तो यूज़ हो रही थी, बेस की तो यूज़ ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बेस और एल्काइल हैलाइड दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या एक स्टेप का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो रेट एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी डिपेंड करेगा। तो बताओ ग्राफ कैसे होनी चाहिए। ठीक है,
हम देख लेते हैं। हमारे हम एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। देखो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड की बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज होगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जैसे आप बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे तो हमारा रेट भी इंक्रीज होगा, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया रेट का क्या इफेक्ट होता है बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे और एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी, समझ गए। तो अब एक चीज़ और देखो, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसकी रेट थोड़ी सी कम है। जैसे अगर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छी रेट होगी। देख सकते हो आप, जैसे 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 क्लोरीन लगा रहे हो रेट बढ़ रहा है ना, आयोडीन लगाओगे और रेट बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे लिविंग ग्रुप जितना अच्छा हो रहा है हमारा रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारा जो है ये रिएक्शन जो है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में ये देखने को मिलता है, E2 मैकेनिज्म। चलो उस चीज़ को और बारीकी से समझते हैं। अभी देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो है उसका रेट ज़्यादा होगा, मतलब अब रिएक्शन और जो रेट ऑर्डर जो है इन टर्म्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हमारा जो है प्राइमरी से ज़्यादा किसका है, सेकेंडरी का है ना। हमने देखा रेट प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, ये रिएक्शन मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है। सेम चीज़ होगी, मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा रेट होगा। जैसे आप फ्लोरीन ऐड कर रहे हो या क्लोरीन ऐड कर रहे हो थोड़ा सा कम होगा, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, आयोडीन का उससे भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो रेट और बढ़ गई है ना। तो ये ऑर्डर में आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए जनरली ये रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। यहाँ पे आप रेट का ट्रेंड भी देख सकते हो कि रेट इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन द एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है उसके बेसिस पे हमारा रेट इंक्रीज होता है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि आखिरकार सेकेंडरी और टर्शियरी ही ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों शो करते हैं, E2 एलिमिनेशन क्यों शो करते हैं, प्राइमरी क्यों नहीं शो करता। देखो अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट था, यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट था ना, तो यहाँ पे जो है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अच्छा, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा तो ये जो है हमारा लिविंग ग्रुप ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा उसी वक्त। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, सेकेंडरी से ज़्यादा हमारा टर्शियरी होता है और सेकेंडरी से कम हमारा प्राइमरी होता है। तो है ना, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो जितना अच्छा यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, तो वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। और हमारा टर्शियरी होगा तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स ही शो करते हैं जनरली। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसमें भी जो हमारा रेट ऑर्डर जो होता है उसमें टर्शियरी का और सेकेंडरी का प्राइमरी से ज़्यादा क्यों होता है ना। हमारे E1 एलिमिनेशन में भी वही सीन था। तो आई होप आपको बड़े क्लियरली समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन का, बड़े डिटेल में समझाया आपको। तो आने वाले सेशन में हम E1CB एलिमिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस 3D में समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।